जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रतिदिन जो है करंट अफेयर का सेशन आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल OMT कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर देखने को मिलता है। तो प्रतिदिन के भांति आज भी इस सेशन का जो है आप लोग आनंद लीजिए और ज्ञान में भी वृद्धि, तैयारी भी मस्त जबरदस्त बनाइए करंट अफेयर के साथ। समझे कि नहीं समझे? और ये सिर्फ करंट अफेयर का सेशन नहीं होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे जीके का जो पोर्शन होता है उस टॉपिक को भी यहाँ पे क्लियर कराया जाता है। कुछ साइंस के भी टॉपिक होते हैं जिसको क्लियर कराए जाते हैं। तो आप सभी लोग बने रहें ताकि अ, आज जो है थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये 16 से जो है 20 तक का करंट अफेयर, 16 से 20 मार्च का करंट अफेयर है। और आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो में कमेंट अवश्य करेंगे। समझे कि नहीं समझे? कि जरूरी भी है। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आप सभी लोगों को कि 16 से 20 मार्च तक का यहाँ करंट अफेयर दिया गया है। तो बिना समय विलंब किए हुए हम लोग आ जाते हैं। जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिया गया था कि बिहार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति 2026 अपनाई है। तो भारत में सबसे पहले सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य कौन है? तो यह गुजरात है। अभी जो है अब बिहार जो है अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति 2026 जो है बनाई है। तो भारत में कौन ऐसा राज्य है, प्रश्न पूछ रहा है कि सेमीकंडक्टर नीति लाई थी? तो वह है गुजरात, जो 2022 में ही लेकर के आए थे। समझ में आया कि नहीं? ये 2022 में ही सेमीकंडक्टर नीति लेकर के आई थी। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए, पहला आज का प्रश्न है कि हाल ही में एग्री बिहार 2026 राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पटना में किया गया है। एक बात याद रखिएगा, ये पूछ रहा है कि एग्री बिहार 2026 ये राज्य स्तर का एक कृषि मेला है। और इसमें जो है यांत्रिकीकरण मतलब यंत्र का जो है मशीनीकरण, जो मशीन होते हैं, नए नए चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ विस्तार पूर्वक से जानकारी आप लोग एक बार देख लीजिए कि यह कृषि मेला जो है कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी है। मतलब कि कृषि के साथ यांत्रिकरण का भी इसमें समन्वय है। और यह मेला जो है गांधी मैदान पटना में आयोजित किया गया है। समझे कि नहीं? और नई तकनीक पर यह आधारित है कि नए नए तकनीकों के मशीनों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। और जो है पारंपरिक कृषि को छोड़ करके और आधुनिक खेती को अपनाने को जो है सीख दिया जा रहा है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? जो और किसानों का यहाँ पे पाठशाला भी खोला जा रहा था प्रतिदिन, कि जो है कैसे खेती करना चाहिए और किस प्रकार से मतलब खेती करें ताकि जो है उत्पादन अधिक से अधिक हो। समझे कि नहीं समझे? और अभी वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिया हुआ है। और इसका आयोजन जो है, एक बार ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका आयोजन जो है 12 से 15 मार्च तक किया गया था, जो गांधी मैदान पटना में किया गया था। और किस किस चीज पर आधारित था? तो यहाँ देख लीजिए, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। यहाँ नई तकनीक और सरकारी योजना की जानकारी दी गई। और किसान पाठशाला चलाया गया, जैसे कि हम बताएं किसानों को सिखाया गया। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। बिहारी व्यंजनों का फूड कोर्ट, मतलब बिहार में जो जो व्यंजन बनाए जाते हैं उन चीज़ों का फूड कोर्ट एक लगाया गया था। यहाँ देख सकते हैं 91 प्रकार के कृषि यंत्रों का अनुदान यहाँ पे दिया गया। क्या और देखिए, अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएंगे। 91 प्रकार के मशीन खरीदने के लिए अनुदान राशि सरकार के तरफ से प्रदान किया जाएगा। और वह जो है जो किसान लेगा उसके खाते में डायरेक्ट
जाएगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, पहले बैल से हम लोग पारंपरिक कृषि किया करते थे। अभी ट्रैक्टर हर लगा करके अधिक से अधिक कामों को निकालते हैं। तो मशीनीकरण या यांत्रिकीकरण का मतलब होता है यंत्रों का प्रयोग करके कम समय में जो है अधिक से अधिक काम को करना। समझे कि नहीं समझे? तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब साथ ही ये तो बात हम बता दिए हैं ई निरोग के बारे में कि यह जो है एक प्रकार का ऐप है जो आईआईटी भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा बनाया गया है। इसमें फसलों का जो है बीमारी के बारे में जांच किया जाएगा और उपचार में भी यह मदद करेगा कि पत्ती का फोटो यदि अपलोड कर देते हैं तो 8 से 10 सेकंड में यह जो है उपाय बता देगा कि आखिर आपको किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। और इसका तैयारी जो है इन दोनों संस्थाओं के द्वारा 2022 से ही किया जा रहा है। ये बात हम पहले भी बता दिए हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि कृषि का बात यहाँ आ गया है तो कि इस वर्ष जो है रेजलैंड चारागाह भूमि या पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 जो है यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सभा का एक द्वारा ये घोषित किया गया। और महिलाओं के लिए महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2026 को। अमेरिका के द्वारा यह पेश किया गया कि महिलाओं को जो है किसान के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो एक संयुक्त राष्ट्र सभा है, सॉरी महासभा है, उसने यह घोषित किया और यह प्रस्ताव को पारित करते हुए घोषित किया कि जो है 2026 महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा। और एक और चीज घोषित किया गया है, रेजलैंड मतलब चारागाह भूमि और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब यहाँ देख सकते हैं, ये भी हम पहले पढ़ा दिए हुए हैं कि एक जो है किसान कल्याण वर्ष जो है घोषित किया गया है। किसान कल्याण वर्ष तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में जिनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने घोषित किया है और बताया है कि किसानों के आय को क्या करना है, बढ़ाना है। और इसके लिए जो है ये जो है बताए हैं कि राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री कल्याण योजना है इसके तहत ये 6,000 रुपया प्रति वर्ष सहयोग राशि प्रदान करते हैं। और इतना बात आप ध्यान में रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा कि किसान कल्याण वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष किस राज्य सरकार ने घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश और वहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। और वहाँ जो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एक चलाई जाती है जिसके तहत जो है सभी व्यक्तियों को या सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया सहयोग राशि प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ देखिए अभी तत्काल में ही शिवराज सिंह चौहान जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 25 फसलों का 184 किस्में जो है जारी की है। ये बात ध्यान में रखिएगा, नई दिल्ली में। और ये 4 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो अभी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। और उन्होंने जो है 4 जनवरी 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली में है, कहाँ है, नई दिल्ली में, वहाँ पे जो है 25 फसलों का 184 किस्म मतलब नई किस्मों का अनावरण किया गया है। इतना बात ध्यान में रखिएगा, ये बात आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ देखिए, एक फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है एक बिहार के किसान को दिया गया है जिनका नाम है आनंद कुमार ठाकुर। आनंद कुमार ठाकुर को, जो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार मुजफ्फरपुर के, तो उनको जो है 2025 दिसंबर 2025 में यह दिया गया फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। इनको जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR पूसा दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में 8 दिसंबर 2025 को यह प्रदान किया गया। और किस लिए किया गया, तो बिहार को हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के स्थापना दिवस समारोह में 2 पुरस्कार मिला। समझे कि नहीं? अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि बिहार को 5 बार कृषि कर्मक पुरस्कार मिल चुका है
अब इससे ज़्यादा ये सब ध्यान रखने की कोई ज़रूरतमंद चीज़ नहीं है। बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का प्रयोग करके पित्ताशय, जिसको हम लोग गैल ब्लाडर कहते हैं, कि पथरी, गैल ब्लाडर की पथरी जो है, पित्ताशय में जो पथरी हो जाती है, तो सफल ऑपरेशन किया गया। यह उपलब्धि किस संस्थान ने हासिल किया है? तो आईजीएमएस पटना में है। आईजीआईएमएस यह हॉस्पिटल है जहाँ पे जो है रोबोटिक सर्जरी किया गया, मतलब रोबोट के सहयोग से यह सर्जरी किया गया, जिसमें पित्ताशय में जो पथरी होती है उसको निकालने का यह सफल सर्जरी हुआ है। और यही है आईजीएमएस पटना। समझ में आया कि नहीं? तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। 7 मार्च 2026 को 7 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी के विधान नगर में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 7 मार्च को आयोजित किया गया, और वो भी कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया गया है। और उद्घाटन हमारे देश के जो सर्वोच्च नागरिक है या प्रथम नागरिक या राष्ट्राध्यक्ष जिनको कहा जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो ये बात वही सब दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ एक दो बात है जो आप लोगों को ध्यान रखने लायक है, जो ध्यान से देखिएगा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय 7 मार्च को हुआ 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो है इस सम्मेलन में मुख्य उद्देश्य था कि जो संथाली समुदाय के समृद्धि और जो भी सांस्कृतिक परंपरा थी उसको बढ़ावा देना, संथाली भाषा को संरक्षण देना, और उसमें भी जो है इस सम्मेलन में विशेष रूप से संथाली भाषा की ओली चिकी लिपि। ये प्रश्न पूछ सकता है कि संथाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ओली चिकी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? ओली चिकी लिपि में। और देखिए ओली चिकी लिपि का जो है दाता माना जाता है, जिनको कहा जाता है पंडित रघुनाथ मुर्मू, जो 1925 में संथाली भाषा को लिखने के लिए विकसित की गई एक मूल लिपि है। तब पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है यह लिपि जो है ओली चिकी लिपि का विकास 1925 में किया गया, जिस लिपि में संथाली भाषा को लिखा जाता है। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस के जयंती पर 25 दिसंबर इनके प्रधानमंत्री के जो जयंती था उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर 2025 को ओली चिकी लिपि में संथाली भाषा में लिखित एक भारत का संविधान का संस्करण जारी किया था, जो दिखाई देगा आप लोगों को आगे, कि ओली चिकी लिपि में जो है संथाली भाषा में एक संविधान का प्रारूप मतलब एक कॉपी लिखा गया, और वह जो है 25 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया। और उस दिन इसलिए खास है क्योंकि उस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती है। समझ में आया कि नहीं? उन्हीं के जयंती को सुशासन दिवस मनाया जाता है। एक बात जो ध्यान रखने लायक बहुत खूब है, ये दोनों बात, कि संथाली भाषा को जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 8वीं सूची में इसको क्या किया गया था? शामिल। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं बीपीएससी में भी, कि जो है संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया? तब 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इसे 8वीं सूची में पेश किया गया। और एक और याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो ये 1855 से 56 के बीच में हुआ था। समझे कि नहीं समझे? और यह जो है छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में हुआ था। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। इस आंदोलन को जो है नेतृत्व किए थे सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, 4 भाई थे। जो आंदोलन जो 1855 से 56 में चला, अंग्रेजों के विरोध में चलाया गया यह आंदोलन था। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। समझे कि नहीं समझे? वही बात यहाँ पे भी मोटा मोटी दिए हुए हैं, तो इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
अब यहाँ ये संविधान जो है दिया हुआ है, संविधान के बारे में थोड़ा सा प्रश्न कि सर्वप्रथम संविधान सभा का जो है पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था उन्हें चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान में भारत वर्णित है राज्यों के संघ के रूप में, और भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है छोटा संविधान। 42वां संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंदिरा गांधी के सरकार में। और भारत संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। समझे कि नहीं समझे? इतना बात आप लोगों को ध्यान में तो बहुत अच्छी बात है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में चर्चा में रहा शेषनाग 150 किस प्रकार की स्वदेशी सैन्य तकनीक है जिसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मतलब NRT द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो पहले तो यही पूछ लेगा कि शेषनाग क्या है, तो यह एक स्वदेशी सैन्य तकनीक है। समझ में आया कि नहीं? और जिसको तैयार किसने किया है, तो न्यू स्पेस, यहाँ देख लीजिए, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। और पूछ रहा है कि द्वारा विकसित किया गया है, यह किस प्रकार का है, तो स्वदेशी लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन है। समझ में आया कि नहीं? जो लगभग 25 से 35 किलो के जो भी मिसाइल को लेकर के यह सफर कर सकती है, वैसा एक ड्रोन है जो मिसाइल चलाने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा। और ये जो है AI पे आधारित ड्रोन है। समझे कि नहीं समझे? जो 25 से 40 किलोमीटर वार हेड को लेकर के क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। स्वार्म अटैक ड्रोन कैसा होता है? ऐसी ड्रोन प्रणाली जिसमें एक साथ कई ड्रोन समूह या झुंड में मिल करके एक लक्ष्य पर हमला करते हैं, उसी को बोलते हैं स्वार्म अटैक ड्रोन। क्या कहते हैं? स्वार्म अटैक ड्रोन। और AI पर ये जो है आधारित है। समझ में आया कि नहीं? और ये न्यू स्पेस के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसका स्टार्टअप जो है बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पहली बार पाया गया स्टेनोथोए लोबरी किस प्रकार का जीव है जिसे उड़ीसा गंजाम जिला के अर्जनापल्ली तट पर खोजा गया है। ये दिखाई दे रहा होगा, एक प्रकार का जीव है जिसका नाम रखा गया स्टेनोथोए लोबरी। तो ये जो है दुर्लभ समुद्री एम्फीपोड मतलब झींगा जैसा एक जीव है, वही है। समझ में आया कि नहीं? ये समुद्री एम्फीपोड है जो झींगा जैसा है, यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा। अब यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हालिया लॉन्च किया गया साइन ऐप मॉड्यूल का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो जैसे कि ये जो है भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किया गया है साइन ऐप मॉड्यूल, जिसमें यह रेलवे का मतलब भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे के द्वारा यह तय किया गया कि महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देने के लिए यह जो ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? साइन ऐप या मॉड्यूल। समझ में? कि जो भी कार्यस्थल है महिलाओं को, वहां पे उन लोगों को यौन उत्पीड़न से वो लोग बच सके, महिला लोग बच सके। कई बार ऐसा होता है कि महिला को के यौन शोषण करने के लिए जो है उनके मजबूरी का फायदा उठाते हैं लोग उनके कार्यस्थल पर जो वरिष्ठ होते हैं उनसे। तो इन सब चीज़ों से रोकने के लिए साइन ऐप जो लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, ये बहुत अच्छी कार्य है। समझ में आए कि नहीं? और इसका बात याद रखिएगा कि जो है साइन का अर्थ होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्सीडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। समझ में आया कि नहीं? और ये जो है यह मॉडल HRMS मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संचालित होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें ये भी है HRMS के द्वारा ये ऐप संचालित होगा, तो कुछ हद तक जो है
महिलाओं की सुरक्षा जो है कायम की जा सकेगी। खैर बढ़िया से चलाया गया तो बहुत अच्छी बात है, और यह कदम जो है भारतीय रेलवे के द्वारा सराहनीय एक कदम है, और यह कदम जो है हमारे देश के जो भी महिला हैं उनके सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी है। समझ में आए कि नहीं? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से आशा है कि बहुत अच्छा काम करे। समझ में आए कि नहीं? देखिए हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के कार्यान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। अब देखिए यह इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या? ये तो उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन है क्या? यहाँ लागू होने या पहला स्थान हासिल करने वाला ये तो राज्य बन गया उत्तराखंड, दूसरा में हरियाणा है, तीसरा में असम है। इतना बात आप लोगों को तो ध्यान में होगा। लेकिन यह पहल का उद्देश्य है कि पुलिस, अदालत, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन प्रणाली को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना। मतलब ये जितने भी आपको प्रणाली दिया, पुलिस हो, अदालत हो, जेल हो, इस सारे को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के बाद जो जोड़ने में सफल होता है उसको जो है अधिक से अधिक वरीयता दिया जाता है, और इससे अपराध से जुड़े मामले में सूचना साझा करने हम जांच प्रक्रिया तेज पारदर्शी बनाती है, और डिजिटलीकरण करने में इससे जो है लोगों को सूचना प्राप्त करने में, जांच प्रक्रिया को तीव्र गति से ले जाने में जो है मदद करता है इस प्रकार का ऑनलाइन सिस्टम। तो ऑनलाइन सिस्टम सभी चीज़ों के लिए खराब नहीं है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये खराब थोड़ी है। 8 नंबर है कि हाल ही में नागोरी पान मेथी, यहाँ देखिएगा नागोरी पान मेथी को पादप किस्मों और किसान अधिकारों के संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जो है किस रूप में पेटेंट या पंजीकरण प्रदान किया गया है? तो ये जो है सामुदायिक किसान किस्म में जो है इन्हें पेटेंट और क्या किसान किस्म जो है घोषित किया गया कम्युनिटी फार्मर वैरायटी के रूप में। समझ में आया कि नहीं? नागोरी पान मेथी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये नागोरी पान मेथी है। तो सामूहिक रूप से किसानों को जो है किसान किस्म जारी किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नालों तथा नहरों की सफाई के लिए एआई आधारित जो है जी स्पाइडर रोबोट का प्रयोग किस शहर के नगर निगम द्वारा किया जा रहा है? देखिए नाला और जो ये नहर होता है इसमें कचरा जो होता है उसको सफाई करने के लिए एक रोबोट तैयार किया गया, और उस रोबोट का नाम है जी स्पाइडर। उस रोबोट का नाम क्या है? जी स्पाइडर। तो यह जो है तिरुवनंतपुरम, यह केरल के एक नगर निगम है जिसका नाम हो गया है केरलम। क्या नाम हो गया है? केरलम। केरलम का एक नगर निगम है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, उसी के द्वारा यह तैयार किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जो भी है। अच्छा एक बात इसमें ध्यान देने वाला है कि केरल मतलब केरलम राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 की हुई थी, और उसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम को बनाई गई थी। तो याद रखिएगा कि केरल का स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। 10 राज्य में घटती जन्म दर को संतुलित करने के लिए दूसरे या तीसरे बच्चे का जन्म पर 25,000 प्रोत्साहन राशि देने वाला राज्य या कौन सा राज्य सरकार जो है यह घोषणा किया है कि 25,000 रुपया देंगे? तो आंध्र प्रदेश। दरअसल आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यह घोषणा की है, वहाँ की जो है जन्म रेशियो दर जो है घट गया है। तो यह घोषणा किया है कि जो 2 से 3, 4 बच्चे पैदा करेंगे उनको 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो है जनसंख्या रेशियो कम हो गया है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए यह पहल जो है सरकार के द्वारा या आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो यही है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ के एक बात तो अवश्य याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश के, उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। समझ में आया कि नहीं? ये जो भी है याद रखना कि वहाँ का आंध्र प्रदेश का कुल प्रजनन दर 1.5 है। राष्ट्रीय जनसंख्या स्तर पर जो है प्रजनन दर 2.1 है, तो राष्ट्रीय स्तर से तो 0.6 कम है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो यह रास्ता अपनाया गया है।
समझ में आया कि नहीं। और इसके लिए एक विशेष तरह का जो है छुट्टी भी प्रदान किया गया है। 12 महीने माता के लिए छुट्टी और पिता के लिए 2 महीने की छुट्टी। 12 महीने माता के लिए डिलीवरी पेशेंट होगी, तो 2 महीना बाप के लिए सेवा हुआ करने के लिए। समझ में आया कि नहीं। तो याद रखिएगा। और दिक्कत इस बात की है कि इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में वृद्धि होती आबादी और कार्यबल मतलब वर्क फोर्स की कमी को दूर करने के लिए युवाओं की संख्या बढ़ाना है। और ये बात तो सत्य है कि जब तब संख्या का बढ़ाना अति आवश्यक हो जाता है जब कार्यबल की क्षमता घट जाए और कार्य की वृद्धि हो। तो कार्य में वृद्धि हो और युवाओं की मतलब वहाँ की जनसंख्या कम हो जाए तो दिक्कत है कि नहीं है, क्योंकि युवा ही इस कार्य को करने में क्या होते हैं, अधिक से अधिक व्यस्त होते हैं। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि बिहार का जो है अभी जो है कुल प्रजनन दर जो है 2.8 है, जो राष्ट्रीय प्रजनन दर से 0.7 अधिक ही है। समझ सकते हैं कि बिहार में प्रजनन दर अभी भी 2.8 है, तो बिहार के लिए कोई दिक्कत समस्या की बात तो नहीं है। समझे कि नहीं समझे, इस बात पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड थीम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया। यह थीम है डिस्कवरी डेवलपमेंट डिलीवरी ड्राइविंग और उसके बाद मलेरिया एलिमेंटेशन एंड बियॉन्ड। तो ये मलेरिया जो है सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। हाल ही में 10 मार्च 2026 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका स्थापना 10 मार्च 1969 को किया गया था। तो जोड़ जाड़ के आप देखिएगा तो 97वां आएगा। 1969 में 69 में इसका स्थापना किया गया। अभी 2026 चल रहा है तो 10 मार्च से आप ले सकते 10 मार्च के बीच तो 57 साल हो गया। तो इसका 57वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। इस बात का आप लोग विशेष ख्याल रखिएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू का नाम जो है बदल करके हाल ही में क्या रखा गया है, तो इसका नाम जो है आबू धाम रखा गया है। क्या रखा गया है, आबू धाम। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। यही है माउंट आबू जो है यह एक प्रकार का, ये भी याद रखिएगा कि पुरानी वलित पर्वतों की एक श्रृंखला है। यह सबसे पुरानी वलित जिन्हें अवशिष्ट या प्राचीन मुर्दार पर्वत भी कहा जाता है। यह लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले जो है पैलियोजोइक या प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित हुई थी, जो अब जो है अपरदन के कारण जो है घिस करके ऊंचाई इसका कम हो गया है, ढलान हो गया है। समझ में आया कि नहीं। और यही है, इसके लिए अभी बवाल भी हुआ था। यहाँ दिखाई दे भी रहा होगा गुजरात में, ये जो है पर्वत दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं, ये कहाँ का है, तो यही है माउंट आबू। यहाँ पे एक मंदिर भी है, ये दिखाई दे रहा होगा, जिसके बारे में आप लोग को पहले हम पढ़ा चुके हैं। बस ये सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर है, तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या कीजिए विचार। यह बता रहा है कि अभी हाल ही में एक जारी किया गया इंडेक्स है जिसका नाम है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो कथन नंबर 1 है कि यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सही बात है कि यह जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। FHI 2026 में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है, मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये भी बात सही है। और यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर बनाया जाता है। ये भी सही है कि राज्य जितना अधिक राजस्व मतलब लगाया रहा है हेल्थ सेक्टर में, उसको उतना ही बढ़िया स्थान दिया जाता है। FHI 2026 में बिहार परफॉर्मेंस श्रेणी में शामिल है। ये भी सही है कि परफॉर्मेंस श्रेणी में बिहार शामिल है। तो सभी के सभी कथन इसका
सत्य हो जाएगा। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए 15 का है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पर लगभग 8.4 करोड़ रुपया के 4 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई जा रही है। यह जो है पटना के राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में बनाया जा रहा है। पटना के राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में बनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जिसका लागत 8.44 करोड़ है। इतना बात ध्यान रखिएगा। और खेल के क्षेत्र में यह विकास का अपना अहम योगदान है, ये भी ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित इस समारोह में शुभमन गिल व स्मृति मंधाना को 2024-25 सत्र के लिए पॉली उम्रिगर पुरस्कार पॉली उम्रिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक तो सही है। दूसरा है कि पॉली उम्रिगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है, ये भी सही है। शुभमन गिल ने यह पुरस्कार पहली बार, स्मृति मंदाना ने 5वीं बार जीता है। नहीं, गलत है। तो ये 1 और 2 क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतना ना बीसीसीआई के बारे में दिए हुए है कि। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को घोषित जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट नंबर है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की जो है अवधि को बढ़ा करके 2028 तक कर दिया है। तो ये सही बात है। अभी मंत्रालय जो केंद्रीय मंत्री हम लोगों का सम्मेलन ने बताया कि जल जीवन मिशन जो है उसको जो है उसके समय या अवधि को बढ़ा करके 2028 तक कर दिया गया है। और जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सही बात है। दूसरा है कि इस मिशन का कुल परिव्यय बढ़ करके इतना 8.69 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो ये भी सत्य है। और यहाँ देखिए, सुजलम भारत नामक डिजिटल ढांचे के माध्यम से स्रोत के नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति का डिजिटल मानचित्र या मानचित्रण किया जाएगा। तो ये भी सत्य है। इसका कुल कथन क्या हो जाएगा? सत्य। समझे कि नहीं समझे? इसमें बहुत अधिक क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग बाकी क्वेश्चन को हम लोग कल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए सेशन में लगातार। जय हिंद, जय भारत।